चलिए हीट इंजन देखिए, हमारे पास मान लीजिए कोई सोर्स है, और वो हाई टेम्परेचर पे है। किस पे है? हाई टेम्परेचर, इसको मान लेते हैं T1। और यहां से ये है कोई हीट इंजन, ठीक है। और ये हो गया सिंक, लो टेम्परेचर पे वर्क, डेल्टा Q1। ये डेल्टा या Q1 Q2 के टर्म में लिख लो, Q1 और ये Q2 वर्क। देखो, जो मान लीजिए कि हमारे पास एक सोर्स है जो क्या है, हाई टेम्परेचर पे है T1, और क्या है, हीट इंजन है। सोर्स टेम्परेचर से हम कुछ वर्क करना, मतलब हीट का हम यूज करना चाहते हैं, तो हीट इंजन का कॉन्सेप्ट जो है, हीट इंजन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पूरी हीट हम जनरेट वर्क में नहीं कर सकते हैं। पूरी हीट क्या है, वर्क में जनरेट नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ हीट का लॉस जरूर होगा। तो Q1 बराबर क्या है, Q1 बराबर Q2 प्लस W, Q1 बराबर Q2 प्लस W, ठीक है। तो Q1 क्या है, सोर्स की हीट, और ये क्या, Q2 क्या है, सिंक में जितना हीट। तो इसका टेम्परेचर मान लेते हैं T2, तो यहां पर देखें कि T1 इज ग्रेटर देन T2। अब बात समझिए, ये एक तरीके का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। ये जो प्रोसेस है अपने आप होगा। जैसे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को क्या, मतलब हीट कैसे फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए कोई अलग से वर्क करना पड़ेगा क्या? अलग से वर्क हमको करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम हीट इंजन है, इससे हम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हमने हीट ली, तो सारा वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा। कुछ ना कुछ हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, सिंक को भी हीट देनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, सिंक को भी हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। बात समझ में आई? अगर हम पूरी हीट ले रहे हैं किसी सोर्स से, तो अगर हम हीट इंजन का यूज कर रहे हैं तो सारा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ हमको सिंक को हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन। और यहां पर आती है एक इफिशिएंसी की चर्चा। इफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन हीट गिवन। इसने कितना वर्क किया, W, हीट कितनी दी हमने, Q1। तो देखो, अगर मैं इसकी ये बोलूं कि हीट इंजन कितना एफिशिएंट है, तो कोई इंसान कितना एफिशिएंट होता है, या एफिशिएंसी की परिभाषा क्या है, उसको जो चीज दिया हमने, पूरी हीट कितनी दी, Q1 हीट हमने दी, तो उससे वर्क उसने कितना परफॉर्म कर पाया, W वर्क परफॉर्म कर पाया। तो ये क्या एफिशिएंसी क्या होगा, W अपॉन Q1। परसेंटेज में निकालू, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा बराबर W अपॉन Q1 इंटू 100, W अपॉन Q1 इंटू 100, ठीक है। तो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, देखो, हीट इंजन की एफिशिएंसी है। फिर ये आ गया W अपॉन क्या आ गया, Q1। अच्छा देखो, W की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, W बराबर क्या, Q1 माइनस Q2। तो यहां से आप लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, ईटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100 बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। ये क्या है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन।
अच्छा, अलग अलग इंजन की अलग अलग इफिशिएंसी भी होगी, अलग अलग इंजन होंगे भाई, ऐसा थोड़ा ना हर इंजन की इफिशिएंसी सेम होगी ना। कोई भी चीज है, मान लीजिए एसी है हमारा, वर्क कर रहा है, तो एसी अगर वोल्टास का ले लो अलग उसकी इफिशिएंसी होगी, हो सकता है किसी और कंपनी के ले लें, कैरियर हिटाची के ले लो तो उसकी इफिशिएंसी क्या होगी, अलग अलग होगी, जिसकी इफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी किसी की कम होगी। तो कार्नाट साहब ने एक इंजन बनाया, कार्नाट साहब ने एक इंजन बनाया, एक हीट इंजन बनाया, और उन्होंने बोला कि मैंने जो बनाया है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, उससे ज्यादा एफिशिएंट कोई हो ही नहीं सकता है। मतलब बहुत बड़ी बात कह दी ना उन्होंने, 1800 शताब्दी में बना दिया और तभी कह रहे थे कि मैंने जो बना दिया वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, उससे ज्यादा एफिशिएंट आप कभी बना नहीं सकते हो, और आज तक भी बना नहीं पाए, आज तक भी उससे ज्यादा, कार्नाट से ज्यादा एफिशिएंसी बना नहीं पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि जो इंजन कार्नाट साहब ने बनाया वो हाइपोथेटिकल था, मतलब बातों बातों में बना दिया, एक्चुअल में बनाया थोड़ा ना, कॉन्सेप्ट बना दिया, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। देखो एक होता है रूल, एक होता है इंप्लीमेंटेशन, एक होता है रूल, एक होता है इंप्लीमेंटेशन। उन्होंने नियम तो बना दिया लेकिन एक्चुअल में इंजन लगा के उसको परफॉर्म नहीं किया। जब परफॉर्म किया और लोगों ने, तब देखा कि जो भी इंजन बन रहा है उसकी एफिशिएंसी क्या है, कार्नाट साइकिल, कार्नाट साहब ने जो इंजन बनाया था उससे क्या आ रही है, कम ही आ रही है। टिल टुडे, आज की डेट में भी कार्नाट साइकिल से ज्यादा एफिशिएंसी वाला इंजन बनाया नहीं जा सका है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी आइडियल कंडीशन ले ली थी, वो आइडियल कंडीशन प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, थ्योरेटिकली केवल पॉसिबल है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। जब एक्चुअल में परफॉर्म करोगे तो वैसा होगा ही नहीं, जब होगा ही नहीं तो एफिशिएंसी उतनी अचीव होगी ही नहीं। 100% अचीव हो सकती है, 100% तो कभी होगी ही नहीं, 100% कभी होगी ही नहीं। अगर इफिशिएंसी अगर 100% है, देखो इतनी बात समझ में आई मेरी, बहुत डिटेल में समझिए, ध्यान से समझिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। एक हाई टेम्परेचर है, हीट को हम क्या किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, वर्क में, हीट को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, वर्क में। अच्छा एग्जाम्पल देखो, बात समझो, एग्जाम्पल बताइए इसका, हीट इंजन का। मोटरसाइकिल आप लोग यूज कर रहे हैं, बाइक यूज कर रहे हैं, स्कूटी यूज कर रहे हैं, उसमें हो क्या रहा है बेटा, पेट्रोल जल रहा है, हीट जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है, और एक लो टेम्परेचर साइलेंसर में क्या है, गैसेस को फेंक दिया जा रहा है। तो कार्बोरेटर में गैस जल रही है भाई, कंबर्सन इंजन है, पिस्टन है, उसमें इंजन है, ठीक है, वहां पे हीट प्रोड्यूस हुई, हीट ही तो प्रोड्यूस हो रही है। हो क्या रहा है भाई, पेट्रोल जल ही तो रहा है, नहीं जल रहा है, पेट्रोल या डीजल या कोई भी चीज जल रही है ना भाई, पेट्रोल डाल लो तो पेट्रोल जल ही तो रहा है इंजन में, जब जल रहा है तो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हीट से गैस, वो आगे का कॉन्सेप्ट है, वो गैस प्रोड्यूस हुई, गैस से मैकेनिकल वर्क हुआ, तो हीट से क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। साइलेंसर क्यों लगा है, धुआं निकलने के लिए बेटा। साइलेंसर वही है कि पूरी हीट आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ किसमें देना पड़ेगा, सिंक में देना पड़ेगा। अगर ऐसा मोटरसाइकिल बना दो जिसमें साइलेंसर हो ही ना, साइलेंसर अच्छा बंद कर दो, साइलेंसर ना हो तो गाड़ी चल पाएगी, इंजन ही खराब हो जाएगा उसका। बात समझिए, समझ पा रहे हैं। तो हमने क्या किया, हीट, हीट से क्या है, वर्क ले रहे हैं, मैकेनिकल वर्क है ना, पहिया घूम रहा है, ठीक है, तो हीट ही जनरेट हुई ना भाई। पेट्रोल वगैरह क्या हुआ, पेट्रोल का कंबशन हुआ, वहां से हीट जनरेट हुई, हीट से मैकेनिकल वर्क हुआ। तो क्या पूरी हीट कन्वर्ट हो पाई, पूरी हीट कन्वर्ट नहीं हो पाई, कुछ ना कुछ क्या है, हीट कहां चली गई, सिंक में चली गई। यही आपका साइलेंसर है, यहां पर क्या हो गई, आपकी हीट आपकी निकल गई, हीट आपकी निकल गई। तो हमने देखा कि जो हमारी बाइक है या मोटरसाइकिल है 100% इफिशिएंट नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें हीट का लॉस हो रहा है। एक्चुअल में तो होना चाहिए, आपको सोचिए, हीट जैसे आप वर्क कर रहे हैं ना, वो तो बढ़ाया था मैंने, वर्क कर रहे हैं, हाथ को रगड़ो तो हीट जनरेट होगी, तो हीट से भी तो वर्क होगा, ये तो बता ही चुका हूं मैं शुरू से ही ना। जब हाथ को रगड़ेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क, तो हीट जनरेट हो रही है, तो हीट करेंगे तो वर्क भी हमारा होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन पूरी हीट क्या होगी, कन्वर्ट नहीं हो सकती मैकेनिकल वर्क में, कुछ ना कुछ की हीट क्या होगी, सिंक में जाएगी ही जाएगी। चलिए, तो थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा फील आया इसकी चीज का, हीट इंजन का। ये क्या है, हीट इंजन।
कुछ लोग डायरेक्टली पढ़ते हैं, कहीं कहीं लिखा भी होता है हीट कार्नोट साइकिल या हीट इंजन कार्नोट साइकिल। ये नहीं, हीट इंजन अलग चीज है, कार्नोट साइकिल अलग चीज है। हीट इंजन ने हमको इतना बताया कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। अब कार्नोट साहब आए, उन्होंने कहा अच्छा ये तो हीट इंजन तुमने बनाया, मैं इसको एफिशिएंट बना देता हूं, और इतना एफिशिएंट बनाऊंगा कि उससे ज्यादा एफिशिएंट कोई नहीं बना पाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या क्या उन्होंने एजम्पशंस किया वो भी पढ़ाते हैं। यहां तक पहुंचे आप लोग? पहुंचे? ठीक है, चलो अब बात ये समझो कि अगर मैं मान लूं कि ये जो हीट इंजन है 100% एफिशिएंट है, चलिए हम मान लेते हैं, मानने में क्या बुराई है, मान लेते हैं कि एफिशिएंट क्या है, ये एफिशिएंसी कितनी है इसकी, 100% है। तो देखिए Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100 बराबर क्या, 100। तो Q1 माइनस Q2 बराबर Q1, तो Q2 बराबर क्या, Q2 बराबर 0। तो अगर 100% आपका इंजन जो है इफिशिएंट होगा तो सिंक में हीट कितनी जाएगी, सिंक में हीट 0, और वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा इंजन कभी बना ही नहीं कि जो पूरे हीट को कन्वर्ट कर दे, किसमें, वर्क में कन्वर्ट कर दे। कहीं भी देखिए, कोई भी डीजल इंजन ट्रक ले लीजिए, सब में साइलेंसर लगा होता है। ऐसा कोई है आपने देखा कि उसमें ना लगा हो ना? हाँ, बैटरी में हीट नहीं जनरेट हो रही ना, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में एनर्जी है। और मतलब ये कहना कि मतलब बैटरी आपकी ग्रीन एनर्जी है, ये कहना ही अपने आप में बेवकूफी है, बल्कि उसको लोग प्रमोट कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी। क्या ग्रीन एनर्जी है? एक बात बताओ, पहले कोयला जला के हीट इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, फिर इलेक्ट्रिसिटी से बैटरी को चार्ज करो, फिर उसको शहर में चलाओ, कह दो कि ग्रीन एनर्जी है। तो कोयले से नहीं हो रहा है क्या पोल्यूशन? कोयले से पोल्यूशन नहीं हो रहा है क्या? पहले कोयला जला के, भाई इंडिया में 70% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम द कोल कंबर्शन, कोल जला के ही आ रही है। 70 से 75%, सारा मेरा डेटा हो सकता है गलत हो, लेकिन 70 से कम तो नहीं है। 70% से ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है वो पावर प्लांट की जनरेट हो रही है। ठीक है, वहां से हमने क्या बनाया, इलेक्ट्रिसिटी बनाई। फिर इलेक्ट्रिसिटी भी अगर यहां पे मैंने 100 मान लो वाट में अगर देख लिया, 100 वाट जनरेट की कहां पे, पावर प्लांट पे, तो पहुंचते पहुंचते हमारे पास 70 या 65 वाट ही पहुंचती है, लॉस हो जाती है, ट्रांसमिशन लॉस। यहां पे थोड़ा ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, आपके यहाँ पे पावर प्लांट पे, यहाँ पे थोड़ा ना जनरेट हो रहा है, ये तो ट्रांसमीटर है, जनरेट हो रहा है कहीं एनटीपीसी में, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, वहां पे जनरेट हो रहा है। वहां से यहां तक आने में क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। उसके बाद तुम्हारे घर तक पहुंच जा रहा है, बीच में चोरी भी हो जा रहा है ना, चोरी भी हो रहा है, वो भी लॉस ही है, सरकार का तो लॉस ही है ना। और वैसे तो ट्रांसमिशन लॉस होता है, वो तो एक्चुअली लॉस है, वो तो क्या है, ट्रांसमिशन लॉस। फिर तुम्हारे घर पे पहुंचा, तुमने अपने इलेक्ट्रिकल स्कूटी चार्ज कर ली और पूरे शहर में चलाई, कहीं मैं पोल्यूशन नहीं करता हूं। पोल्यूशन आप नहीं करते हैं, पोल्यूशन आप कर रहे हैं। दूसरी बात, बैटरी 3 साल में खराब हो जाएगी, तो बैटरी पोल्यूशन में नहीं जाएगी। बैटरी में भी तो छड़ें लगी हुई हैं, लिथियम आयरन है, वो तो कंबशन, उसका कंबशन हो ही नहीं सकता, वो भी तो बेकार है, वो भी तो ऑर्गेनिक मतलब वेस्ट ही है। बैटरी का वेस्ट भी तो निकल रहा है, तो भी वेस्ट है। उसका तो अभी सरकार ने सोचा ही नहीं कि उसको खत्म कैसे करें। इलेक्ट्रिकल पे हम लोग आ गए, लेकिन अभी सोचा नहीं कि जो बैटरी आ जाएगी, बैटरी सब लोग ने खरीद ली बैटरी। अच्छा, कार वाली बैटरी तो और भयंकर, कार 10 लाख की है तो उसमें 6 लाख की बैटरी है। 10 लाख की गाड़ी में 6 लाख की बैटरी है। 50% से ज्यादा बैटरी का कॉस्ट है। 1 लाख की स्कूटी खरीदिए, उसमें 55,000 की केवल बैटरी की कॉस्ट है, 45 का समझ लिया और सारी चीजें हैं, तो 50% बैटरी की हो गई। उसके बाद क्या हुआ, 3 साल में वो बेकार, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अच्छा, 5 साल बाद वो बैटरी का क्या करोगे, क्या करोगे, कहां, वेस्ट ही तो है। तो क्या वो पोल्यूशन में नहीं भागीदार है, पोल्यूशन में भागीदार है। लेकिन हाँ ये है कि सिटी में नहीं हो रहा है, तो सिटी दिल्ली विल्ली जगह के लिए ठीक है, क्योंकि वहां पे सिटी में पोल्यूशन है। लेकिन ओवरऑल अगर एटमॉस्फेयर एज ए होल लेके चलते हैं तो वहां तो पोल्यूशन हो रहा है ना, पूरे वर्ल्ड में तो पोल्यूशन है। ग्लोबल वार्मिंग तो हो रही है ना, जिसको हम चेक करने, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम इलेक्ट्रिक पे आ रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग तो हो रही है, चाहे यहाँ जला लो कोयला, चाहे वहां जला लो, वो तो होगा ही ना। चलिए इतना मत सोचो, दिमाग पे जोर मत डालो, इस पे आओ ना, दिक्कत हो जाएगा। चलो बच्चों, फालतू की चीजों में डिस्कशन मत कराओ। चलो वापस आइए, अपने कोर्स पे वापस आइए।
देखो हमने यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा ये। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखिए, ये Q1 Q2 में ध्यान रखिएगा, कभी Q1 Q2 लिखा होता है, कभी वो अलग लिखा हो। जो हाई टेम्परेचर वो क्या लिखा है Q1, जो लो टेम्परेचर क्या लिखा है Q2, और ये वर्क क्या है W वर्क है। तो Q1 बराबर क्या Q2 प्लस W, याद रहेगा। ठीक है, इफिशिएंसी क्या आ जाएगी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। शॉर्ट में बताऊं तो Q2 अपॉन, कॉर्नर साहब ने बहुत कुछ ज्यादा भयंकर नहीं किया, बस एक चीज की कि Q2 अपॉन Q1 को बराबर प्रूफ कर दिया T2 अपॉन T1, Q2 अपॉन Q1 बराबर T2 अपॉन T1। तो यहीं पर इसकी एफिशिएंसी आ गई थी 1 अपॉन T2 अपॉन T1, और इन्होंने बोल दिया कि इससे ज्यादा एफिशिएंट कोई भी हीट इंजन नहीं हो सकता, इससे ज्यादा एफिशिएंट कोई भी इंजन नहीं हो सकता है। तो एक बार लिख लो इसमें, फॉर कॉर्नट साइकिल, फॉर कॉर्नट हीट इंजन लिखो, कॉर्नट साइकिल अभी पढ़ाते हैं। कॉर्नट हीट इंजन क्या होगा Q2 अपॉन Q1 बराबर T2 अपॉन T1। तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1 माइनस T2 अपॉन T1। T1 क्या है सोर्स का टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे है हाई टेम्परेचर पे। T2 क्या है सिंक का टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे है लो टेम्परेचर पे है। चलिए यहां तक हम लोग पहुंचे, तो इसको हम देखेंगे, इसको तो मैंने लिखा दिया, अभी हम प्रूफ भी करेंगे इसको। चलो प्रूफ करते हैं। चले आगे चले बच्चों, लिखिए हेडिंग डालिए, समझ में आ गया ना हीट इंजन क्या है। और हीट इंजन से कॉर्नट पे जाएंगे तो Q2 बाई Q1 बराबर T2 बाई T1, तो वो क्या बन जाएगा कॉर्नट। अब कॉर्नट को थोड़ा पढ़ लेते हैं, लिखो कॉर्नट हीट इंजन, कॉर्नट हीट इंजन, कॉर्नट हीट इंजन। तो कॉर्नट हीट इंजन में देखिए ढंग से पढ़िए, ए बी सी डी, ये V और ये P, ये PV है। अच्छा एक बात बताइए, आइसोथर्मल का क्या होता है स्लोप माइनस P अपॉन V, और एडियाबैटिक का माइनस गामा P अपॉन V, माइनस गामा P अपॉन V। तो ये जो स्लोप है इस वाले का स्लोप, किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप ज्यादा है हाँ, ये क्या है आपका आइसो, जो येलो वाली लाइन है ये है आपका आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। और ये दोनों, ये वाला भी क्या है आइसोथर्मल। और जो ये ग्रीन वाली लाइन है ये क्या है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। ठीक है, अब देखो ये हो गई एडियाबैटिक और ये हो गया आइसोथर्मल। तो मान लेते हैं इसका आइसोथर्मल ये वाला है आपका क्या है आइसोथर्मल, इस पे T1 और ये क्या मान लेते हैं T2, और ये साइकिल मान लेते हैं, ये हो गया ये साइकिल। अब देखिए अगर हम A से B आ रहे हैं, A से B आ रहे हैं तो कौन से प्रोसेस में आ रहे हैं हम आइसोथर्मल, किस पे आ रहे हैं आइसोथर्मल। जब आइसोथर्मल में आ रहे हैं तो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। तो यहां पे मैंने बोला du बराबर क्या है जीरो, तो dq बराबर क्या है dw के।
और जब हम बी से सी जा रहे हैं, बी से सी, तो कौन सा प्रोसेस है ये? एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक प्रोसेस में डीक्यू क्या होता है आपका? डीक्यू आपका 0 होता है। यहां पे डीक्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और हमने बोला कि इधर आए तो यहां पर भी डी यू बराबर 0, तो डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू, और यहां पर भी डी क्यू बराबर क्या? डी क्यू बराबर 0। तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं। अगर हम ए से बी एंड सी टू डी, ये कौन सा प्रोसेस है आपका? आइसोथर्मल। और अगर हम गए बी से सी एंड डी से ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एडियाबैटिक। ठीक है। ए से बी और सी से डी आइसोथर्मल, बी से सी और ए से डी एडियाबैटिक। अब देखिए, अगर हम कहते हैं कि बी से सी, अब देखिए हमको इसमें निकालना है, नेट हीट निकालनी है। अब हमने कहा बी से सी हम चले, अगर हम चले कहां से? बी से सी। अगर बी से सी चल रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस है ये? एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक प्रोसेस में फॉर्मूला क्या होता है? पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, और टी के टर्म में टी वी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हम कह सकते हैं कि टीवी की पावर गामा -1 बराबर क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। अब देखिए यहां पर जब बी पर है तो टेम्परेचर कितना है? T1, वॉल्यूम कितना है? VB मान लेते हैं, गामा -1 बराबर क्या? कांस्टेंट। इसको C1 मानते हैं। एक ही प्रोसेस है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस, उसका कांस्टेंट हम C1 मान लेते हैं। अब वही प्रोसेस चल रहा है, अभी एडियाबैटिक जो प्रोसेस था वही प्रोसेस चल रहा है, यहां पर आया। किस पॉइंट पे आए हम? C पर आए। तो C पर टेम्परेचर कितना? T2, और वॉल्यूम कितना? VC, गामा -1 बराबर क्या? C2 नहीं, C1। सेम प्रोसेस है ना, तो कांस्टेंट भी क्या होगा? सेम होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस है, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट या टी वी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। यहां पर क्या लिया? टेम्परेचर किसका लिया? बी पे टेम्परेचर कितना है? T1, क्योंकि पूरी आइसोथर्मल लाइन है ना, ये क्या है लाइन? इसको याद करना पड़ेगा बच्चों। ये ऐसे साइक्लिक प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं कार्नोट साइकिल। क्या बोलते हैं? कार्नोट साइकिल। ये कार्नोट साइकिल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एडियाबैटिक प्रोसेस प्लस 2 आइसोथर्मल प्रोसेस। ये हो गया ABCD। अब ABCD पूरा हम A से पूरा साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट करने में कितना हीट हमारी जा रही है उसको हम थोड़ा देखना चाहते हैं, कुछ प्रोसेस है उसको देखना चाहते हैं। तो B से C में क्या हुआ? ये सारी चीजें हुई, T और ये T1 बराबर T1 VB की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। और ये यहां से हमने देखा, देखो इस यहां से देखा कि T1, ये दोनों इक्वेशन बराबर है ना, ये C1 बराबर, तो ये भी बराबर, ये दोनों भी बराबर ही होंगे नहीं होंगे? तो T1 VB की पावर गामा -1 बराबर T2 VC की पावर गामा -1। तो T1 अपॉन T2 बराबर क्या? VC की पावर गामा -1 अपॉन VB की पावर गामा -1। यहां तक आए? बताइए, पहुंचे? अब देखिए, अगर हम चले ए से डी की, ए और डी पर हम चले, तो ए पर क्या है बेटा? ए पर कौन सा टेम्परेचर है? T1, और VA की पावर गामा -1 बराबर क्या है? इसको C2 मान लो। फिर T2 VD की पावर गामा -1, इसको भी C2 मान लो। इन दोनों इक्वेशन को भी सेम करो, तो T1 VA की पावर गामा -1 बराबर
T2 VD की पावर गामा माइनस 1, तो यहां से T1 अपॉन T2 बराबर क्या, VD अपॉन VA, इसकी पावर गामा माइनस, इसकी पावर भी गामा माइनस 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया 3 और ये इक्वेशन हो गया 4। अब देखो T1 बाई T2 बराबर क्या है, VD की पावर गामा माइनस 1 अपॉन VA की पावर गामा माइनस 1, और वहां पर क्या है VC की पावर दिस, तो दिस इज इक्वल टू दैट, हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बोला कि VD की पावर गामा माइनस 1 अपॉन VC की पावर गामा माइनस VA की पावर गामा माइनस 1 बराबर VC की पावर गामा माइनस 1 अपॉन VB की पावर गामा माइनस 1। अब गामा माइनस 1 से हमने क्या किया, मतलब स्क्वायर रूट ले लिया, मतलब गामा माइनस 1 से हमने रूट ले, गामा माइनस 1 हर तरफ से हट जाएगा। अरे समझ रहे हो ना क्या बोल दें हम इसको मतलब इसका जो गामा माइनस 1 है वो हमने खत्म कर दिया हर तरफ से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू VD अपॉन VA बराबर क्या, VC अपॉन VB। बस यहीं तक हमको पहुंचना है, VD अपॉन VA बराबर VC अपॉन VB, VC अपॉन VC अपॉन VB बराबर VD अपॉन VA। ठीक है, चलिए भाई पहुंचिए। देखो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये इंपॉर्टेंट है कॉर्नोट साइकिल में ऐसे साइकिल दे दी जाएगी, पूछी जाएगी कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक है, कहाँ पे आइसोथर्मल हो रहा है तो उसका वर्क डन क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तो सब आपको समझ में आना चाहिए। कॉर्नोट साइकिल कंसिस्ट कितनी साइकिल को करता है, तो 2 एडियाबैटिक करती है, 2 आइसोथर्मल करता है, इसलिए डिटेल बताना जरूरी है। कोई भी चीज तो पूछ सकता है, कहीं से कुछ भी उठा के पूछ लिया क्या करोगे ना। तो ये समझ में आया, यहां तक पहुंचे आप लोग। अभी एक बड़ी प्यारा सा फॉर्मूला निकल के आएगा, बस उसी को याद करना है। हीट इंजन समझ में आया, हीट इंजन के बाद कॉर्नोट साइकिल है। कॉर्नोट साहब ने एक साइकिल बनाई कि अगर ऐसे 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 बनाओगे तो जो तुम्हारा इंजन बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा, उसकी इफिशिएंसी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। उन्होंने ये साइकिल बनाया कि पहले गैस को एडियाबैटिक प्रोसेस करो, फिर आइसोथर्मल करो, मतलब पहले आइसोथर्मल करो, फिर एडियाबैटिक करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो। अगर ऐसा करोगे, एक साइक्लिक प्रोसेस करोगे, तो उसमें इफिशिएंसी क्या होगी, हमसे ज्यादा होगी। और बना के चले गए, हाइपोथेटिकल प्रोसेस था, बनाया और चले गए, निकल लिए। तो उसके बाद लोगों ने इसको परफॉर्म किया, जब परफॉर्म किया तो देखा ये सही बताया इन्होंने, ये इससे ज्यादा इफिशिएंसी हमारी अचीव नहीं हो पाई। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। ये एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट का मैं यूज करूंगा। यहां तक समझ में आया तो मैं डाल देता हूं इसको। अब मैं एक रिजल्ट लिख लेता हूं, देखो बच्चों ये रिजल्ट है, इसको VC VD को ऐसे भी लिख सकते हैं, VC अपॉन VD बराबर VB अपॉन VA लिख सकते हैं, VC अपॉन VD बराबर VB अपॉन VA। चलिए अब एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है, W नेट अपॉन Q इन हमने कितना दिया। अच्छा W नेट ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, साइक्लिक प्रोसेस है, जहां पे पहुंचे वहीं ही आ गए। अगर जहां से पहुंचे वहीं पर हम आ गए तो हमारा जो W नेट होगा वो किसके बराबर होगा, वो हीट के बराबर होगा। एरिया इनक्लोज तो होगा बेटा, लेकिन हीट के बराबर भी तो होगा। जैसे du बराबर क्या है, du बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि जहां पर चले वहीं पे वापस आ गए। तो आपका dq बराबर क्या है, dw, ये क्या है W नेट, और W नेट क्या है, W नेट है आपका WAB प्लस WBC प्लस
सी डी प्लस डब्ल्यू डी ए, ठीक है ना, इसी के बराबर तो है। अब देखिए, अब इसके बराबर अगर है तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा अच्छा, डब्ल्यू ए बी क्या है, डब्ल्यू क्यू, इसको क्यू ए बी भी लिख सकते हैं क्योंकि यहां पे डी क्यू बराबर क्या है, डी डब्ल्यू, ठीक है, प्लस 0, ये क्या है आपका यहां पर 0, ठीक है, प्लस क्यू सी डी, क्यू सी डी प्लस 0, क्यू सी डी प्लस 0। तो आपका ये आ गया, इफिशिएंसी क्या आ जाएगी, क्यू ए बी प्लस क्यू सी डी। अच्छा, क्यू इन हम मान के चलते हैं कि ए बी वाले प्रोसेस में हमने इसको हीट दी थी, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 प्लस क्यू सी डी अपॉन क्यू ए बी, 1 प्लस क्यू सी डी अपॉन क्यू, 1 प्लस क्यू सी डी अपॉन क्यू ए बी, ठीक है, क्यू सी डी अपॉन क्यू ए बी, ठीक है। अब देखो क्यू सी डी भी किसके बराबर है, डब्ल्यू सी डी के, और क्यू ए बी भी किसके बराबर है, डब्ल्यू ए बी के। तो ईटा बराबर क्या लिख सकता हूं, ईटा बराबर 1 प्लस डब्ल्यू सी डी अपॉन डब्ल्यू ए बी। अब डब्ल्यू सी डी निकाल सकते हैं, सी डी क्या है बच्चों ये बताइए, सी डी क्या है, कौन सा प्रोसेस है सी से डी में, आइसोथर्मल। व्हाट इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, कल पढ़ाया था, एन आर डेल्टा एन आर टी एल एन V2 बाई V1, यही तो था। देखो क्या था, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, बताओ भाई। अभी एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन बताया ना, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। आइसोथर्मल का क्या है, NRT ln V2 अपॉन V1। अब देखो WCD निकाल लेते हैं, WCD बोलो, NRT ln बोलो। अब देखो V2 क्या है बेटा, V2 क्या है VD, और V1 क्या है VC, तो क्या लिख दूं, VD अपॉन VC। अच्छा, WAB बोलो, NRT ln बोलो, AB VB अपॉन VA, VB अपॉन VA, यही है ना। तो देखो अगर ये है तो ईटा बराबर क्या, 1 प्लस WCD बताओ, NRT ln VD अपॉन VC अपॉन NRT ln VB अपॉन VA। अच्छा, एक फॉर्मूला देखो, VC अपॉन VD बराबर VB अपॉन VA। यहां पर VB अपॉन VA, NRT से NRT कैंसिल, और ये VC अपॉन VD कर लूं तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। बोलो, ये VD अपॉन VC है ना, इसको मैं VC अपॉन VD भी कर सकता हूं, तो माइनस साइन आगे आ जाएगा। अरे पता है कि नहीं, सब साफ है। बोलो, 1 माइनस ln, ये क्या हो जाएगा, VC अपॉन VD अपॉन, अच्छा रुको, एक जगह गलती कर दी हम लोगों ने, रुक जाओ। ये जब लिखा है ना WCD, तो ये NRT है कि NRT2 है, NR भाई कौन सा टेम्परेचर है यहां पर, T2, और यहां पर कौन सा टेम्परेचर है, T1। तो ऊपर क्या हुआ, T2, और यहां पर T1, तो NR कैंसिल होगा, T2 नहीं कैंसिल होगा। नहीं समझ में आया बेटा, जब ये लिख रहे हैं, यहां पर क्या लिख रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन लिख रहे हैं, तो वर्क डन क्या है, NRT ln V2 बाई V1। तो NRT भाई कौन सा टेम्परेचर, इस प्रोसेस में टेम्परेचर कौन सा है, T2 टेम्परेचर है ना, तो क्या लिखेंगे, NRT2 ln VD अपॉन VC।
और जब हम ए बी की बात करेंगे तब कौन सा प्रोसेस है, ए बी पे आ गए हम, इस वाले पे आ गए, तो यहां पे टेम्परेचर क्या है T1, तो क्या लिख दें NR T1 ln VB बाई VA। यहां तक समझ में आ गया। अब NR NR कैंसिल होगा, ये यहां पर क्या हो जाएगा निगेटिव साइन आ जाएगा, और यहां पर T2 है ही हमारा, और ये ln यहां पर T1 है ln। अब VB अपॉन VA, VB अपॉन VA को VC अपॉन VD लिख सकते हैं, बोलो VB अपॉन VA को VC अपॉन VD, यहां पर भी क्या होगा VC अपॉन VD। अब ये पूरा और ये पूरा कैंसिल, तो क्या हो गया 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये क्या आ जाएगा एफिशिएंसी आ जाएगी, बस खत्म हो गया। नोट कर लो। आपके लिए समझने वाली चीज है कि एक होता है हीट इंजन, हीट इंजन हीट को कन्वर्ट करता है वर्क में, लेकिन पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाता है। कुछ ना कुछ क्या होता है हीट में सिंक को देना ही पड़ता है। एग्जांपल मैंने आपको बढ़ा दिया ना, आप लोग बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो हो क्या रहा है पेट्रोल जल रहा है, पेट्रोल जल रहा है तो हीट जनरेट कर रहा है, हीट से क्या हो रहा है वर्क हो रहा है मैकेनिकल, भाई पहिया घूम रहा है मैकेनिकल वर्क ही तो है, वर्क हो रहा है समझ लीजिए। और लेकिन पूरी हीट क्या कन्वर्ट हो पा रही है वर्क में, नहीं कन्वर्ट हो पा रही है, कुछ ना कुछ साइलेंसर में जा रहा है तो सिंक में जा रहा है, तो उसकी इफिशिएंसी, उस इंजन की इफिशिएंसी क्या होगी, तो क्या होगी 1 माइनस Q2 बाई Q1, 1 माइनस Q2 बाई Q1। लेकिन कॉनॉट साहब आए, उन्होंने बताया कि मैं एक इंजन बनाता हूं, और थ्योरिकल उन्होंने बनाया नहीं एक्चुअल में, थ्योरेटिकली बनाया कि अगर ऐसा ऐसा करोगे तो जो आएगा वो 1 माइनस T2 बाई T1। और कोई भी इंसान ऐसा संसार का नहीं होगा जिसकी इफिशिएंसी इससे ज्यादा हो, जितने भी अब तक बने हैं उन सबकी इफिशिएंसी कॉनॉट साइकिल से कम ही आई है। इसको इसी को बोलते हैं कॉनॉट साइकिल, और इसके कॉनॉट साइकिल के बेस पर जो इंजन होता है उसको बोलते हैं कॉनॉट हीट इंजन। समझ में आया? कॉनॉट साइकिल पे बेस जो इंजन होता है उसको बोलते हैं कॉनॉट हीट इंजन। और कॉनॉट साइकिल में कितने प्रोसेस हो रहे हैं, 4 प्रोसेस हो रहे हैं, 2 एडियाबैटिक और 2 आइसोथर्मल। बात समझ में आ गई? तो हमने देखा कि ये ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1 के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, हो गया बच्चों? बेटा लिख लो, हो गया, दिख रहा है? चलिए आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आईडी डालते हैं रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर, देखिए आज आपको मोटरसाइकिल बनाना भी सिखा दिया है और अब रेफ्रिजरेटर बनाना सिखा रहे हैं ना। हाँ, कुछ दिनों में आप लोग एकदम अच्छा, रेफ्रिजरेटर जो है, देखिए बात समझिए, हीट इंजन था, बातें नहीं बच्चों, हीट इंजन था, हीट जनरेट हो रही थी, वर्क हो रहा था, कुछ कुछ क्या हो रहा था सिंक में जा रहा था क्योंकि पूरा कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था। अब आपके घर में रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर है लगभग सबके पास होगा, उसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, उसमें हो क्या रहा है बेटा, अंदर की हीट को निकाल के बाहर फेंकता है, अंदर की हीट को निकाल के बाहर। भाई देखो, हाई टेम्परेचर तो लो टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, तो लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है कि हीट ट्रांसफर कहां से होगी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। लो से हाई कैसे, लो से हाई करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करने के लिए एनर्जी कहां से ले रहा है रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है। कहां से ले रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया, उसके बाद यहां अंदर जो टेम्परेचर था, देखो ये पहले टेम्परेचर सेम था, ठीक है, रेफ्रिजरेटर है,
और यहां पर मान लीजिए रूम टेम्परेचर 25 है, तो अंदर भी क्या है 25 ही है। फिर इसने क्या किया, अंदर की हीट को इसने क्या किया, बाहर फेंका। अंदर की हीट को इसने रेफ्रिजरेटर ने क्या किया, बाहर फेंकना स्टार्ट किया। तो बाहर फेंकना स्टार्ट किया तो अंदर का टेम्परेचर मान लीजिए 4 डिग्री 5 डिग्री तक आ गया, तो अंदर का टेम्परेचर कम हो गया, बाहर का टेम्परेचर, अंदर की जो हीट है उसको क्या कर रहा है, बाहर ये फेंक रहा है। कभी आप महसूस करिए, फ्रिज के पीछे के साइड में खड़े हो जाइए तो आपको हीटर जैसा महसूस होगा। तो क्या कर रहा है, जो उसके अंदर टेम्परेचर है उसको निकाल, हीट को निकाल के बाहर फेंक रहा है, तभी तो आपको हीट महसूस हो रही है। तो उसके अगल बगल क्या हो रही है, हीट आपकी आ जा रही है। अंदर क्या हो जा रहा है, अंदर कोल्ड हो जा रहा है। उसके लिए एनर्जी कहां से ले रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया, कहा चलो भाई तुम चलो साथ में और आप आ जाओ साथ में, और यहां पर Q1। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो Q1 होगा, Q1 किसके बराबर है, Q1 बराबर W प्लस Q2, Q1 बराबर W प्लस Q2, Q1 बराबर W प्लस Q2। और देखिए बात समझ में आई। अब देखो इसमें एक टर्म होता है, जैसे उसमें इफिशिएंसी यूज करते हैं, यहां पे यूज करते हैं सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सीओपी। तो सीओपी किसके बराबर होता है, सीओपी हीट रिलीज्ड अपॉन वर्क डन, वर्क डन। हीट रिलीज, Q2 हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो उसको Q2 अपॉन W, Q2 अपॉन W। तो COP बराबर Q2, Q2 की वैल्यू यहां से निकालो, नहीं W की वैल्यू निकाल लो। W बराबर क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। तो ये क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, तो बराबर 1 अपॉन 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये क्या है बच्चों, ईटा है भाई, ईटा है क्या, इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन नहीं, इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। कार्नोट में तो 1 अपॉन T2 बाई T1 आएगा। कार्नोट में होता क्या है, Q2 बाई Q1 बराबर T2 बाई T1, यही तो होता है। तो ये किसके बराबर है, COP, ये क्या है 1 अपॉन ईटा। रेफ्रिजरेटर इज द रिवर्स ऑफ हीट इंजन एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इनवर्स ऑफ क्या है ये, हाँ इफिशिएंसी। ठीक है, कार्नोट जहां पे लिखा है वहां पे लिख लेना, पहले लिखा तो चाहिए तुमको, Q2 अपॉन Q1 बराबर क्या है, T2 अपॉन T1, यही है ना। जो पूरी कहानी हमने गढ़ी इतनी देर से, साइकिल वाइकिल निकाली, उसमें क्या फाइनली क्या आया, Q2 अपॉन Q1 बराबर T2 अपॉन T1, यही तो आया। तो COP क्या है, 1 अपॉन ईटा। बच्चों कंफ्यूज नहीं होंगे Q1 Q2 में, देखो ये 1 अपॉन 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, Q2 अपॉन Q1 क्या होता है, 1 माइनस Q2 बाई Q1 क्या होता है, अरे ईटा क्या होता है, 1 माइनस Q2 बाई Q1, यही तो होता है। तो 1 अपॉन ये क्या है बच्चा, ईटा ही तो है, तो 1 अपॉन ईटा। देखो कंफ्यूज मत होना, किसी किसी किताब में अलग अलग दिया रहता है, ढंग से समझ लीजिए। ये क्या है Q2, ये क्या है W, ये क्या है Q1। Q2 किसका, कहां पे हीट है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, अभी कंफ्यूजन नहीं होना है। ये T1 क्या है, T1 क्या है, यहां पे भी हाई टेम्परेचर है, वहां पे भी हाई टेम्परेचर ही था। ऐसा नहीं है कि इसको T1 बोल दो, इसको T2 बोल दो, ऐसा नहीं किया मैंने। देखो जो हम हीट इंजन पढ़ रहे थे वहां पर भी क्या था, ये T1, और यहां पर भी T1 क्या होगा, T1 इज ग्रेटर देन T2, यहां पर भी तो होगा T1 इज ग्रेटर देन T2।
ये तो लो टेम्परेचर है, बताओ, ये लो टेम्परेचर है ना, और ये क्या है, हाई टेम्परेचर है। तो ये कर क्या रहा है, यहां से लो टेम्परेचर और ये वर्क, और क्या कर रहा है, हाई टेम्परेचर हीट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका सीओपी का फॉर्मूला है हीट रिलीज अपॉन वर्क डन। तो ये Q2/W है, हीट कितना ले रहा है, Q2। ठीक है, तो Q2 अपॉन Q1, नहीं Q2 अपॉन वर्क डन। ठीक है, और यहां से वर्क डन आपने निकाला Q1 माइनस Q2, तो 1 माइनस Q2/Q1। बताओ कुछ गलती है क्या शिवम, बताओ बेटा, कुछ गलत लग रहा है। ऊपर वाला लिखा है, इससे कन्वर्ट कैसे, अच्छा मैं बता रहा हूं बता। Q2 लिया यहां पर Q2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस, अच्छा ये कह रहे हो, हाँ, तो Q2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन Q2 माइनस 1। हाँ ये आएगा, रुको, यही तो कंफ्यूजन है। चलिए देखिए, आप लोग भी देखिए, बता रहा हूं मैं, 1 मिनट। P बराबर Q2 ऑन Q1 माइनस Q2। T1 माइनस T2, चलो रुक जाओ बच्चों, बता रहे हैं। ठीक है, सब कुछ सही है बेटा, बस ये नहीं होगा, एक्चुअल में इसको थ्योरेटिकली बोलते हैं। देखिए सब कुछ सही है इसमें, ये यहां तक सब कुछ सही है, मतलब पूरा ही सही है, बट ये सीओपी बराबर 1/ईटा, ये टर्म नहीं आएगा आपका, ये टर्म थ्योरेटिकली बोला जाता है बट इसमें नहीं आएगा। एक्सपेरिमेंटली जब आप ये करेंगे तो इक्वेशन इसकी मैच नहीं करेगी, बाकी एकदम सही है। सीओपी बराबर Q2/Q1 माइनस Q2, और इसको हम बोल सकते हैं, देखो
इसको हम बोल सकते हैं Q2 किसके बराबर है, देखो Q2 अपॉन Q1 बराबर T2 बाई T1, तो Q2 प्रोपोर्शनल है T2 के और Q1 प्रोपोर्शनल है T1 के, तो इसको बोल सकते हैं T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये क्या है आपका COP, ये क्या है COP, और हमने ईटा निकालना है तो ईटा क्या है 1 माइनस T2 अपॉन T1। देखिए कंफ्यूजन मत रखिए, बात समझिए, मुझे लग रहा था वो आ जाएगा लेकिन वो नहीं आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यही दिया हुआ है आपकी किताब में भी, यही चीज है, वही स्टेप आगे चल रहे थे कि हो सकता है मैच कर जाए तो उसको समझ लें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, किताब में भी यही दिया है। आप समझिए कि T1 T2 क्या है, इसी में कंफ्यूजन होता है। T1 क्या है आपका सोर्स टेम्परेचर है, क्या है सोर्स का टेम्परेचर है, और T2 क्या है आपका सिंक का टेम्परेचर है, T2 क्या है सिंक का टेम्परेचर। दोनों ही केसेस में पहले केस में हम क्या पढ़ रहे थे हीट इंजन, दोबारा क्या पढ़ रहे हैं हम रेफ्रिजरेटर में क्या आया कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसमें क्या आया था इफिशिएंसी आया था, वो क्या है 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये क्या है T2 अपॉन T1 माइनस T2, ठीक है। अब इसको और लिख लो, ये थोड़ा डिटेल हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो, COP बराबर हीट रिलीज अपॉन वर्क डन। इसमें एक लाइन और लिख लो, इसी लाइन में लिखो जो Q2 है ये है हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द कोल्ड बॉडी, लिखो Q2 जो है वो क्या है हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द कोल्ड बॉडी, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द कोल्ड बॉडी। W लिखो, W क्या है मैकेनिकल वर्क डन, मैकेनिकल वर्क ऑन रेफ्रिजरेटर, मैकेनिकल वर्क ऑन रेफ्रिजरेटर, मैकेनिकल वर्क ऑन रेफ्रिजरेटर। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये नहीं सोचेंगे ये Q1 है, Q1 नहीं है, ये क्या है COP क्या है Q2 अपॉन W, COP क्या है Q2 अपॉन W। अब तो क्लियर है Q2 क्या है हीट कहां से लिया गया, जो कोल्ड बॉडी से हमने हीट ली वो है, जो कोल्ड बॉडी से हीट ली वो है किसमें COP में, किसमें COP में, ठीक है सॉरी। और जब आप कॉर्नर उसकी बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हीट इंजन, तो वहां पे क्या था जो वर्क डन बाय द इंजन था अपॉन हीट, कौन सी हीट थी उसमें Q1 थी, याद आया उसमें क्या था Q1 और इसमें क्या है Q2, कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। तो वो हो गया आपका, आपने पढ़ा, देखो एक बार दोबारा समराइज कर दे रहा हूं आपने हीट इंजन पढ़ा, हीट इंजन में हमने क्या निकाला ईटा इक्वल टू, देखो मिटा देता हूं इसको, ईटा इक्वल टू क्या निकाला था 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। अच्छा Q2 Q1 सब सेम है, ये नहीं है कि इसमें अलग है उसमें अलग है, सब बता दिया ना। आपका क्या है ये आपका हाई है, यहां पर हीट क्या आ रही है आपकी Q1 है, उसके बाद हीट इंजन, उसके बाद क्या है यहाँ पर सिंक लगा हुआ है, और क्या है ये वर्क डन है, डायरेक्शन वगैरह चेंज होती रहेगी डिपेंडिंग अपॉन द इंजन और रेफ्रिजरेटर। अगर मैंने बोला कि ये कॉर्नॉट है, अगर ये क्या है कॉर्नॉट साइकिल को फॉलो कर रहा है तो T2 अपॉन T1 के बराबर होगा, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1 माइनस T2 अपॉन T1। अच्छा इसी का उल्टा जो है हीट इंजन का उल्टा प्रोसेस क्या है, कॉर्नॉट का नहीं, हीट इंजन का उल्टा क्या है रेफ्रिजरेटर हीट इंजन का उल्टा क्या है रेफ्रिजरेटर। तो उसमें हम देखते हैं COP क्या निकल गया है हमारा Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, और इसी को हम कर सकते हैं T2 अपॉन T1 माइनस T2, ठीक है बस खत्म हो गई आपकी बात। तो ये आपका हीट इंजन और कॉर्नॉट साइकिल खत्म। अब एक चीज और बची है उसको भी कर लेते हैं, लिखिए एंट्रोपी, लिखिए एंट्रोपी, हेडिंग डालिए एंट्रोपी। इतने बच्चे बैठे हुए हैं सब लेट आते हैं। एंट्रोपी, देखो एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, देखो एंट्रोपी का मतलब क्या है, एंट्रोपी शब्द का मतलब, एंट्रोपी शब्द का मतलब क्या है, अरे बताओ तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है।
एंट्रोपी का मतलब होता है कि मतलब रेंडमनेस, कोई भी चीज बिगड़ रही हो ना, उसको क्या बोल देंगे, रेंडमनेस। जैसे एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। रेंडमनेस चीजों की बिगड़ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी। देखो जैसे अभी क्लास चल रही है तो आप लोग सब लोग बैठे हुए हो, जैसे ही क्लास छूटेगी वैसे आप लोग क्या करोगे, मूव करने लग जाओगे। तो एक आप बैठे हो तो एक ऑर्डर में बैठे हो ना, ऐसे बैठे हो सब लोग एक ऑर्डर में बैठे हो, तो जैसे ही क्लास छूटेगी वैसे आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। ऑर्गेनाइज ऑर्डर में आप लोग बैठे हैं, डिसऑर्डर हो जाओगे ना, तो आपकी रेंडमनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैं बोलूं कि क्लास की एंट्रोपी जब क्लास चल रही है तो उस समय क्या है, कम है, कम है। एंट्रोपी क्या है, कम है। और जब मतलब अभी तो ऑर्डर में बैठे हो ना, ये डिग्री ऑफ डिसऑर्डर है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या रेंडमनेस। अभी तो आप एक ऑर्डर में बैठे हैं, जैसे ही लंच ब्रेक हुआ या कुछ ब्रेक हुआ वैसे ही क्या होगा, आपका डिसऑर्डर हो जाएगा, तो आपकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, लगातार जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर था वो चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है। तो हम कहेंगे कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। अच्छा, हमारे फिजिक्स में क्या टर्म है, तो लिखो, इट इज अ मेजर ऑफ, इट इज अ मेजर ऑफ, इट इज अ मेजर ऑफ randomness or disorderness of system. It is a measure of randomness or the disorderness of the system. Measure of randomness and disorderness of the system. ये होती क्या है, ये होती है जो चेंज इन हीट पर यूनिट, लिखो चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी is equal to change in heat per unit temperature. Change in entropy is equal to change in heat per unit temperature. पर यूनिट टेम्परेचर में क्या हो रहा है, जितनी चेंज इन हीट। तो dq बराबर क्या है, T ds, और इसका इंटीग्रेशन ले लें तो हमें क्या आ जाएगा, नेट हीट आ जाएगी। अब देखिए हीट क्या हुआ, हीट आपका T और S ग्राफ अगर हम बनाएं तो उसका जो एरिया हो, ये क्या है, यहां से हम लिख सकते हैं ना, dq बराबर T इंटू डी एस। इसको लिख सकते हैं क्या, एरिया अंडर टीएस ग्राफ। एरिया अंडर टीएस ग्राफ क्या है आपका, टोटल हीट है, टोटल हीट। तो कहीं कहीं पे आ जाएगा कि ग्राफ दिया होगा, टी और एस के बीच में क्या दिया रहेगा, ग्राफ दिया रहेगा, और उसका एरिया निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल हीट। क्योंकि dq बराबर ds बराबर क्या है, dq अपॉन t, ds बराबर dq अपॉन t। लिख लो, एरिया अंडर ts ग्राफ विल शो अस चेंज इन एनर्जी और हीट, चेंज इन एनर्जी और हीट। एक चीज और लिख सकते हैं, डेल्टा एस यूनिवर्स का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डेल्टा एस जो यूनिवर्स की होगी हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। चलिए, एरिया जो होगा टीएस ग्राफ का वो क्या देगा आपको, हीट देगा या एनर्जी देगा, हीट बोलो एनर्जी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, चलिए हो गया। अब लास्ट टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हेडिंग डालिए लॉ ऑफ मिक्सचर, हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ मिक्सचर, लॉ ऑफ मिक्सचर। मान लीजिए कि इसमें गैस है, ठीक है, कोई कंटेनर है उसमें गैस है, तो मान लो गैस 1 ये है
N1 मोल, N1 मोल की गैस है, गैस 1 के N1 मोल है, और उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है F1। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? F1। और मिला हुआ है गैस 2, इसके क्या है? N2 मोल है, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? F2। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? F2। अच्छा एक बात और बता दूं बच्चों कि देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें बताया था कि मोनोटॉमिक का 3 और ये सब बताया था ना, 3 5 6 और ज्यादा हुआ तो 2 ऐड हो जाएगा। कभी कभी डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन भी होती है, किसी क्वेश्चन में गिवन भी होती है ना, किसी बोल देंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5.67 ना, या 5.2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 5.2। तो बेटा वो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली चीजों को निकाला होता है ना, टेम्परेचर वगैरह बढ़ाते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या करती है? चेंज करती है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल, जैसे ये पोस्टुलेट्स ही तो हैं, एजम्पशंस ही तो हैं कि इसमें मूव कर रहा होगा, इसमें मूव कर रहा होगा, इसमें मूव कर रहा होगा। एक्चुअल में क्या हो रहा होगा हमें क्या पता भाई, हो रहा होगा, जो चीजें हमने बताई वो तो हो ही रहा होगा, लेकिन और ज्यादा माइन्यूट स्टडी करेंगे तो हो सकता है कुछ और वाइब्रेशन, कुछ और भी निकल के आए, तो उन चीजों का इफेक्ट भी क्या किया जाएगा? कंसीडर किया जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि कहीं दिया हो तो आपको अरे ये क्या है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, गलत दिया हुआ, ऐसा नहीं, हम तो 5 ही मान लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो दी होगी उसको आप कंसीडर कर लिया कीजिएगा, अगर नहीं दिया होगा तब तो आप जो मैंने बताया वो कॉन्सेप्ट आपको बनाना ही है। अगर मान लीजिए दिया हुआ है तो उसको अपने आप सही मत करने लगना है कि अरे ये तो पॉलीएटॉमिक बोल रहे हैं तो 6 बोला, तो ये तो 6.5 लिखा हुआ है, हम तो 6 यूज करेंगे। अगर दिया हुआ 6.5 तो 6.5 ही लेके चलना है ना, पॉलीएटॉमिक का 6 होता है, लेकिन मान लीजिए 6.5 दिया हुआ है तो वही आपको यूज करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन का डेटा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब देखिए कि अगर मान लीजिए लॉ ऑफ मिक्सचर है, लॉ ऑफ मिक्सचर क्या कहता है कि इसमें गैस है, गैस के मान लीजिए N1 N2 N3 इस तरह के मोल पे गैस है, इसमें है, और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे ऐसे दिया हुआ है। तो हम निकालते हैं वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होती थी बताओ, क्या होती थी बताओ, कोई वेलोसिटी बता दो, आरएमएस वेलोसिटी या वो वेलोसिटी, एक गामा आरटी बाई एम होती थी, गामा आरटी बाई एम, कौन सी वेलोसिटी होती थी? गामा आरटी बाई एम, ठीक है। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ ये मिक्सचर की क्या होगी? अंडर रूट गामा ऑफ मिक्सचर आर टी अपॉन एम, क्या? मिक्सचर, एम क्या होगा? मिक्सचर। अब गामा क्या होता है? गामा बराबर क्या होता है? 1 + 2 अपॉन एफ। तो गामा मिक्सचर बराबर ये क्या हो जाएगा? एफ मिक्सचर। और एफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे? एफ मिक्सचर निकालेंगे, हाँ ये क्या हो जाएगा? अच्छा गामा मिक्सचर एक और तरीके से निकाल सकते हैं, गामा मिक्सचर बराबर क्या, कैसे लिख सकते हैं हम? टीपी अपॉन सीवी होता है ना, अरे सब में मिक्सचर लगाते चले जाओ, ये मिक्सचर और ये भी मिक्सचर, ये भी मिक्सचर का आ गया, ठीक है। उसके बाद एम मिक्सचर, एम मिक्सचर क्या हो जाएगा? N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस प्लस सो ऑन अपॉन क्या? N1 प्लस N2 प्लस प्लस सो ऑन, ठीक है। इसको आप निकाल सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? अगर मैं बोलूं कि सीपी मिक्सचर निकालना है, सीपी मिक्सचर, तो क्या हो जाएगा? N1 CP1 प्लस N2 CP2 प्लस प्लस सो ऑन अपॉन N1 प्लस N2 प्लस प्लस सो ऑन। CV मिक्सचर निकालना है तो क्या करेंगे? N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस प्लस सो ऑन अपॉन N1 प्लस N2 प्लस प्लस सो ऑन। ऐसे करके हम लोग मिक्सचर का ये निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ आपकी थर्मोडायनेमिक्स समाप्त होती है, ठीक है। सवाल आपको लगाने हैं, केवल ये कॉन्सेप्ट ही आपको बताया गया है, सवाल जो होते हैं उसको आपको लगाना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको सारा बता दिया गया। कितना हो गया बच्चों? ये अभी भी 2 चैप्टर बच गया और साल हमारा खत्म हो गया। अब क्या करें?
हाँ, वेव्स और अगले साल तो पढ़ाएंगे ही बेटा, अब एक साल बाद पढ़ाएंगे, कल के लेक्चर है। नहीं, प्रोसेस बताओ तुम लोग करना कैसे करना है। सवाल भी नहीं हो पा रहे ना, सवाल की भी तो दिक्कत है, सवाल भी तो करने हैं। हाँ चलो।